नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। हमने पिछली वीडियोज में जो है प्राचीन इतिहास लूसेंट का पढ़ रहे हैं, जो लूसेंट बुक है सामान्य अध्ययन की, उसके अंतर्गत इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास हमने पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के बारे में और मगध राज का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ था। तो ये सारी डिटेल हमने पढ़ रखी है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का और अशोक और बिंदुसार के बारे में सारी डिटेल हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने भी पुरानी वीडियोज हमारी नहीं देखी हैं, जैसे कि जो भी इतिहास का जो प्रीवियस चैप्टर हैं, तो उनको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी की डेट में हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य की ओर देखेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मतलब तो लिखा है तो आप समझ ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मेरे वीडियो को बनाने का मकसद क्या है कि क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, ये चीज़ें बताना मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है। क्योंकि लोग क्या है, कई बार पढ़ रहे हैं लूसेंट को, 15-15 बार पढ़ने के बाद भी लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं आ रहा है। पढ़ने के बाद बंद कर देते हैं पढ़ना, कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद हो पा रहा है। इसलिए मेरा ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और सुनिए वीडियो को। लूसेंट एक बार में याद होने वाली चीज़ नहीं है, मैं आप सबको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो को एक बार, दो बार, नहाते खाते उठते सोते जब भी आपको समय मिले तो लगा के सुनते रहिए। बस सुनते रहिए, आपके कॉन्शियस माइंड में जाके सब चीज़ें, बातें स्टोर हो जाएगी। और अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। बट ये समझ लीजिए कि लूसेंट को अगर आपको याद करना है तो कंटिन्यूअस बार 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 पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, ये था आज का प्रवचन। चलिए शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चूंकि बहुत सारे शासकों ने अलग अलग साम्राज्य की स्थापना करी, तो इन सबको याद कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको नाम से देखिए, पुष्यमित्र शुंग, कैसा नाम लग रहा है? ये ऑलरेडी देख रहे हैं ब्राह्मण जैसा, जैसे कि कोई ब्राह्मण शासक हो, उस तरह का नाम लग रहा है पुष्यमित्र शुंग। तो इसको ध्यान रखिए कि पुष्यमित्र जो शुंग था, ये ब्राह्मण जाति का था, और इसने जो मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ठीक है। शुंग वंश की नींव, यहाँ पे शुंग लिखा हुआ भी है, देखिए पुष्यमित्र शुंग। तो इसने शुंग वंश की नींव डाली, मतलब शुंग वंश की स्थापना किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए आगे देखते हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। विदिशा कहाँ है? यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास में एक छोटा सा जिला है विदिशा। वहां पर जो है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो एमपी के लोग हैं उनको पता होगा, और ये एमपीपीएससी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शुंग वंश की राजधानी जो है विदिशा में किसने स्थापित करी थी। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको जो मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि आप समझते होंगे, योग दर्शन के संस्थापक। तो पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ किए। ये जो बाबा रामदेव हैं, उनके जो गुरु थे ये पतंजलि, उनके पूर्वजों में, या पूरा ऐसा नहीं समझ सकते हैं इसको, ऐसा समझिए कि जो पतंजलि थे मुख्य गुरु पहले जमाना में योग के लिए जो जाने जाते थे, तो उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। और इसके लिए यज्ञ के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो पतंजलि जो थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, इसको भी ध्यान रखना है आपको। जो भी मैं स्टार लगा रहा हूँ इसको बिल्कुल याद रखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और याद रखने का कोई तरीका नहीं है, सुनिए बस, यही तरीका है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया, ठीक है। भरहुत स्तूप, ये भरहुत स्तूप कहाँ है? ये सतना जिले में है, मध्य प्रदेश में ही, ठीक है ना। रीवा के पास में जिला है सतना, वहां पे भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी, और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना करी। समझ पा रहे हैं? चलिए, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, ये पॉइंट ध्यान रखना है। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। शिमुक ने
60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना करी। यहाँ पे आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी, तो सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सिमुक। और ब्राह्मण ये शुंग वंश का स्थापना किसने करी थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सातवाहन, ये जो सातवाहन थे, आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित करी। प्रतिष्ठान जो अभी का प्रतिष्ठान है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान। ठीक है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के आसपास का जो इलाका है, वहां पे सातवाहन वंशों ने अपनी राजधानी बनाई थी। ये पॉइंट है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, ये बार बार रिपीट है, वशिष्ठिपुत्री, इस तरह से ध्यान रखिए। आगे देखिए, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए तथा एक राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध इतिहासकार हाल एवं गुड़ाढ़ थे। ये चलिए आगे देखते हैं। एक आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे मैंने स्टार लगा के बताया है, इनको बस आप सुनते जाइए। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। प्राकृत जो भाषा थी, हिंदी की अपभ्रंश भाषा ही थी, और लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा जो थे, ये सातवाहनों के समय की राजकीय भाषा थी। लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए, सातवाहन जो थे, ये भी ब्राह्मण साम्राज्य का ही चूंकि पार्ट था, तो ब्राह्मण जो थे ये ब्राह्मी लिपि, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटीन और कांसे के मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे, उसे रोम से मंगाया जाता था। रोम आपको पता होगा, रोम इटली। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि शीशे की मुद्रा किसने चलाई थी, तो सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्रा चलाई थी। और जो शीशा की मुद्रा चलाई थी उन्होंने, सातवाहनों ने, तो उसके लिए जो शीशा मंगाया जाता था, वो शीशा अपने इंडिया में नहीं मिलता था उस समय पे, तो ये रोम से मंगाया जाता था। ठीक है, और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी भूमि दान में देने की प्रथा जो है, ये सातवाहन शासकों ने ही आरंभ करा था। आगे देखिए, सातवाहन शासकों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्री, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, मतलब माता का नाम हो गया गौतमी और उसका पुत्र हो गया तो गौतमी पुत्र, इस तरह से नाम रखा जाता था उस जमाने में, सातवाहनों के शासनकाल में। लेकिन जो सातवाहन राजकुल था, उसमें पितृ तंत्रात्मक था। जो सातवाहन वंश था वो पितृतंत्रात्मक था, यानी कि पिता को ही प्राथमिकता दी जाती थी, बस नाम बस जो है माता के नाम पे रखा जाता था। ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो राज सिंहासन है, मतलब कुर्सी अपनी थी राज सिंहासन की, उस पे जो बैठने का अधिकारी जो होता था वो पुत्र ही होता था। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो सातवाहनों का जो ये राजकुल जो था वो पितृतंत्रात्मक था। आगे देखिए, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा। ये ठीक है, कोई बात नहीं। सातवाहनों की, ये भी ठीक है, चलिए छोड़िए इसको, आगे देखते हैं। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, यानी कि आपका ये जो इंडिया हो गया, तो इधर का दक्षिण भारत हो गया, इधर का नीचे वाला पार्ट, और इधर का उत्तर भाग हो गया। तो ये सातवाहन वंश थे, तो यहाँ पे बीच में थे, तो इन्होंने जो है उत्तर भारत इधर का पार्ट और ये दक्षिण भारत के बीच में सेतु का, यानी कि दोनों भारत को जोड़ने का काम किया इन्होंने। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। भारत में यवन आक्रमण, यवन राज्य, भारत में यवन राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हिंद यूनानी सबसे पहले भारत में आने का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम, यानी कि जो विदेशी जो थे, जो इंडिया पे उस समय आक्रमण किया उन्होंने, वो किस क्रम में आक्रमण किए, मतलब पहले किसने आक्रमण किया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है इसको। पहले जो आक्रमण किया इंडिया पे उस समय, तो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने किया, उसके बाद किन्होंने किया, शकों ने किया, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए।
तो इसको ध्यान रखिए कि पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक, पल्लव, कुषाण। आप इसको 2-3 बार रिपीट कर करके बोलेंगे या सुनेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। जैसे देखिए, शक, पल्लव, कुषाण, शक, पल्लव, कुषाण, ठीक है। तो ये याद करने का ट्रिक है। हिंदी यूनानी, हिंदी यूनानी पहले आए, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। इसी सीक्वेंस में चूंकि हम पढ़ भी रहे हैं तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, तो बस आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनका सीक्वेंस था, पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। ये जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा कि पहले सबसे पहले किसने आक्रमण किया, या इसके बाद कौन दिया था, या फिर इसको अरेंज करने का दिया जाता है कि किस क्रम में विदेशी आक्रमण का क्रम क्या है, ठीक है। और आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन है, प्रथम मतलब किसने सोने का सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हिंद यूनानी यानी यूनानी शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, यूनानियों ने, ठीक। और यहाँ पे देखिए, हिंद यूनानी शासकों में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला जो है इसका उत्तम उदाहरण है। तो हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रचलन किसने किया, यूनानियों ने। हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रचलन यूनानियों ने किया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसी हेलेनिस्टिक आर्ट से ही ये गांधार कला, जो अभी मंदिर बनाने की जो कला है गांधार कला, ये इसी का मतलब बनी हुई है, इसी से रिलेटेड है, ये ध्यान रख सकते हैं। देखिए, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन का आरंभ भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान दिया। यानी कि जो पर्दा था, पर्दे पे जो, जैसे समझ सकते हैं जो पर्दे वाली पहले टीवी दिखाई जाती थी पर्दे पे, उस तरह से ध्यान रखिए। तो ये जो चूंकि जो पर्दा था यूनानियों के दिन था, इसलिए इसको यवनिका कहा जाता है। नाट्यकला, नाटक दिखाया जाता था पर्दे पे, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो पर्दे के माध्यम से नाट्य दिखाया जाता था, तो उसको क्या बोला जाता था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यवनिका बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये यवन शासकों ने ही नाट्यकला के लिए पर्दे का इस्तेमाल किया था। तो यवनिका जो है नाट्यकला से संबंधित है, जिसका विकास यूनानियों ने किया था, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब देखते हैं, हमने देखा अभी ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ा। यहाँ पे भारत में यवन राज्य के बाद हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। अब उसके बाद देखते हैं सबसे पहले हम लोग शक के बारे में, कि शकों ने जो आक्रमण किया तो किस तरह से, क्या क्या उनके बारे में क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए, यूनानियों के बाद शक आए, ये लिखा हुआ है। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। चलिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ना है। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण करा था वो राजा उज्जैन का शासक था, ठीक है। उसने शकों को पराजित करने वाला राजा था। तो शकों को पराजित किसने किया था, तो विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था, यह उज्जैन का शासक था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शकों को पराजित किसने किया था, तो ये विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था 58 ईसा पूर्व में। ये उज्जैन के शासक थे, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत, विक्रम संवत का आरंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। देखिए, इस पॉइंट का मतलब क्या है। जब यहाँ पे जो विक्रमादित्य जो शासक थे, राजा थे उज्जैन के, इन्होंने शकों को पराजित किया, तो विक्रमादित्य की उपाधि के साथ शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और जब उन्होंने इस शकों को हराया तो उन्होंने एक नया सम्मत स्टार्ट किया। कौन सा सम्मत स्टार्ट किया, विक्रम सम्मत स्टार्ट किया 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। और चूंकि वो इतने फेमस हो चुके थे कि बाद में जब उनकी मृत्यु हुई मान लीजिए, तो उसके बाद आने वाले अलग अलग शासकों ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। और इस तरह से विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले टोटल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, अलग अलग टाइमलाइन में, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो सबसे फेमस विक्रमादित्य थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे ज्यादा फेमस विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति थे, ठीक। यहाँ पे देखिए, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन प्रथम।
शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी में गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करवाया ये पॉइंट ध्यान रखना है, या पुनरुद्धार करवाया ये भी ध्यान रखना है आपको। तो दो अगर ये पॉइंट आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाता है तो आपको सिर्फ ये पॉइंट लगाना है कि रुद्रदामन प्रथम ने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक, समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं आप कि जो जीर्णोद्धार करवाया था ये तो करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था अगर पूछा जाता है। ये सुदर्शन झील जो है, कहाँ लिखा है सुदर्शन झील, यहाँ पे देखिए। सुदर्शन झील जो है गुजरात के अंतर्गत है। ये काफी फेमस झील है हिस्ट्री के, इसके अंतर्गत से बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। इसको पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, और इसका निर्माण मौर्य द्वारा करवाया गया था। मौर्य में किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रांतीय शासक थे जिनका नाम था क्या? पुष्यगुप्त। तो पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, और उसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। समझ में आया? पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और जब उस खराब हो गई, मान लो टूट फूट गई, तो उसके बाद जीर्णोद्धार किसने करवाया? रुद्रदामन प्रथम ने। ये पॉइंट है। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ये पॉइंट हो गया आपका शकों से संबंधित। देखिए, ज्यादा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो पॉइंट इतने मैं बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रेट लिस्ट आप इतना पॉइंट भी ध्यान रख पाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एसएससी के कोई भी पेपर में आप बिना लूसेंट का हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लूसेंट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो शकों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कुषाणों के बारे में। ठीक है, देखिए, कुषाण जो साम्राज्य था ये भी काफी फेमस थे। कुषाण भी, इनके बारे में हमको पढ़ना है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुजुल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। देखिए, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। ये 2019 में सीजीएल का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। इसको ध्यान रखने का तरीका एक और भी है कि कुषाण में कु लिखा हुआ है, तो कुजुल कड़फिसेस में भी कु लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान से आप ध्यान रखिए इस तरह से कि कुषाण कुजुल कड़फिसेस, एक दो बार बोलेंगे कुषाण कुजुल कड़फिसेस, तो ये आपको याद हो जाएगा कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने करी थी। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसमें भी क लिखा हुआ है, कुषाण, कुजुल कड़फिसेस और कनिष्क। तो कनिष्क जो है सबसे प्रतापी राजा भी था ये कुषाण वंश का। तो इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि जो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे फेमस, यानी कि सबसे माना जाने वाला फेमस जो राजा था वो कनिष्क था। इसकी राजधानी जो थी ये पुरुषपुर, पेशावर, ये भी पूछा जाता है कि इसकी राजधानी क्या है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो इसकी जो राजधानी थी कुषाण वंश की, ये पुरुषपुर या पेशावर थी। ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है। और कुषाण की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा थी, यूपी वाली। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, मतलब शासक बना वहां का। और इसने एक सम्मत चलाया जो कि शक सम्मत कहलाता है। इन्होंने शक सम्मत चलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में जो भारत सरकार पंचांग यूज करती है वो शक सम्मत के हिसाब से ही छुट्टी वगैरह डिसाइड करती है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी कि भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मत प्रयोग में लाया जाता है कैलेंडर के लिए, तो ये शक सम्मत प्रयोग में लाया जाता है। और शक सम्मत की स्थापना किसने करी थी? शक सम्मत किसने चलवाया था? तो ये कनिष्क ने चलवाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में शक सम्मत को कनिष्क ने चलवाया था। और कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शक सम्मत को कुषाणों ने चलवाया था, कनिष्क ने। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि शक सम्मत को शकों ने नहीं चलवाया था। शक सम्मत को जो चलवाया था कनिष्क ने चलवाया था, कुषाण वंश ने। और जो विक्रम सम्मत था ये चलवाया था शकों ने। विक्रम सम्मत शकों ने चलवाया था और शक सम्मत जो है कुषाणों ने चलवाया था। ये पॉइंट क्लियर कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं इसीलिए साथ में इनको कंबाइन करके बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई है।
कुंडलवन मतलब आधुनिक कश्मीर प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी फेमस क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, इस तरह से पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति जो थी कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी। कश्मीर ही जनरली पूछा जाता है, कुंडलवन नहीं बोला जाता है क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, क्योंकि कुषाण शासक था कनिष्क। और दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये था कि पूछा जाता है कि बौद्ध की किसकी अध्यक्षता में हुई है, तो किसकी अध्यक्षता में हुई है, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन सबको आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा, अभी पहले पढ़ लेते हैं पूरा। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता जो थी गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। समझ में आई। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, यानी कि कौन से शासकों ने किए थे। तो जो कुषाण शासक थे इन्होंने ही सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। समझ में आया। और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, तो कुषाण शासक थे। सबसे अधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किसने किए थे, तो कुषाणों ने किए थे। और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो कुषाणों ने जारी किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं। कनिष्क का राज्यवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। यानी कि पॉइंट यह है कि कनिष्क का राज्यवैद कौन था, तो ये था चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की, तो ये तो याद ही हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन कनिष्क का राज्यवैद कौन था, यहाँ पे चरक हो गया। इसी तरह से और भी मिलते जुलते नाम आपको दिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखना है कि कनिष्क का राज्यवैद कौन था। राज्यवैद मतलब उस समय का वैद्य, डॉक्टर, ठीक है। ये जो था चरक था। देखिए, महाविभा सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए, महाविभा सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे, इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की थी। तो बुद्ध चरित की रचना किसने करी थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध चरित की रचना किसने करी थी, अश्वघोष ने करी थी। अश्वघोष किसके राज दरबार में रहता था, तो कनिष्क के राज दरबार में रहता था। इस तरह से एक ही लाइन से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना ही रखना है इसको सब कुछ, ठीक है। कनिष्क के राजकवि यानी कि अश्वघोष, या अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, जिन्होंने बुद्ध चरित, जिसे कि बौद्धों के लिए बौद्धों का रामायण जैसे हिंदू धर्म में रामायण है, उसलिए उसी तरह से बौद्धों का रामायण भी बुद्ध चरित को कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वासुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। जिस तरह से ये अश्वघोष हो गए, उसी तरह से नागार्जुन भी। नागार्जुन का नाम काफी आपने सुना होगा। इन्होंने, देखिए, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र थी, जिसके अंतर्गत नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। जैसे E = mc² न्यूटन, वो जो आपके आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसी तरह से जो अपने नागार्जुन थे, इन्होंने भी मतलब प्रस्तुत किया था सापेक्षता का सिद्धांत। तो आपको इनको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये काफी फेमस साइंटिस्ट थे उस जमाने के, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नागार्जुन थे, ये कनिष्क के दरबार में ही रहते थे, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। और अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे, नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना करी थी, ठीक है। इस तरह से पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। और एक पॉइंट और बच गया कि कनिष्क का राजवैद कौन था, चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना करी थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।
गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों मंदिर निर्माण की एक शैली है, इस तरह से समझ सकते हैं। मंदिर बनते थे या और कुछ भी डिजाइनिंग से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से संबंधित है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों का सुरक्षा का प्रबंध था। यानी कि रेशम जो पहले विदेशों से खरीद के लाया जाता था और बेचा जाता था, तो उसका जो व्यापार किया जाता था, उसके जो मार्गों का नियंत्रण यानी देख रेख, लूट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इस तरह के कुषाण जो है देखभाल करते थे रास्तों का। और सबसे पहले रेशम बनाने की जो टेक्निक थी, ये सबसे पहले चीन में प्रसिद्ध हुई थी, आविष्कार हुआ था इसका। तो ये कुछ पॉइंट थे। आज हमने कुषाण, शक, पल्लव और कुषाण के बारे में देखा, हिंदू यूनानियों के बारे में देखा, ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में देखा। इस वीडियो को एक बार आप पुनः से 2x पे करके रिवाइज कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद में आ रही है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए। क्योंकि अभी जैसे इस वीडियो को मैं डाल रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो मैं जब नेक्स्ट डालूंगा तो आपको दिखेगी नहीं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा भी लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो ये था वीडियो का अंत। अगला वीडियो हम लोग इस पे जो बनाएंगे, ये गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो ये था वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।